हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उनका जो सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है, जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है, तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम अंतरिक्ष में बिंदु है। तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ऑनलाइन मोड में होने वाले जो एग्ज़ाम हैं, तो अब जो टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम आपको ये बताने वाले हैं इस चैप्टर में कि कितने मतलब इस चैप्टर से अंतरिक्ष में बिंदु से जो चैप्टर आपका है कि यहाँ से कितने टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, बता दें, यदि आप क्या कहते हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर बेसिक ऑफ सिविल मैकेनिकल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सब सारी वीडियो आपने नहीं देखी है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बाकी देखिए, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए क्या है कि दूरी का सूत्र यहाँ पे, तो अंतरिक्ष में बिंदु पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, अंतरिक्ष में बिंदु जो आपका चैप्टर है, तो जिसे हमारा क्या होता है, द्विविमीय इस प्रकार से होता है कि द्विविमीय दिशा होती है, जो एक्स अक्ष और वाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष करके होती है। तो उसी प्रकार से जब अंतरिक्ष की हम बात करते हैं तो उसमें तीन बीमा होती है, मतलब तीन तल होते हैं, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष होते हैं। तो अगर हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो इसीलिए यहाँ पे जो अंतरिक्ष में बिंदु की बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई बिंदु होगा तो उसके क्या होंगे, तीन अक्ष बनेंगे, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष बनेगा। तो ये हमारा अंतरिक्ष में बिंदु होता है। अब देखिए, इस बिंदु से क्या तात्पर्य निकलता है कि अंतरिक्ष में कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ें, अगर हम जैसे मान लीजिए कोई डायग्राम बना रहे हैं त्रिभुज रूप का या फिर वृत्त रूप का, तो अगर अंतरिक्ष में बना रहे हैं तो मतलब अंतरिक्ष का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब ज़मीन पर जो चीज़ ना, मतलब जो समतल ज़मीन पर ना हो, अंतरिक्ष में हो, तो मतलब वो क्या करे, थ्री जो हमारे अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड, इनके सापेक्ष वर्क करे, तो उसी को हम अंतरिक्ष में बिंदु कहते हैं। और इन्हीं पर कुछ चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, जैसे कि दूरी निकालेंगे, दूरी के सूत्र से हम दूरी निकालेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की, और क्या कहते हैं, कोण निकालेंगे। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस अंतरिक्ष में बिंदु में। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा, तो उसके आधार पर हम चीज़ें बता रहे हैं आपको कि ये जो अंतरिक्ष में बिंदु है, यहाँ पे जितने इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइम क्वेश्चनों में, कि डायरेक्टली फार्मूला पूछ लेता है, और क्या होता है कि आपको याद नहीं होता है, केवल आप क्वेश्चन करके जाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, यदि आप इन फार्मूलों को याद कर लेते हैं, तो आपके जो इसके क्वेश्चन हैं, तो मतलब इसको समझ लेते हैं, तो इसके जो क्वेश्चन है वो भी आप समझ जाएंगे। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो फार्मूला नंबर 1 है, दूरी के सूत्र। तो दूरी का सूत्र देखिए कब यूज होता है, कि यदि दो बिंदु एक पी x1 y1 z1 और क्यों x2 y2 z2 हो, तो इनके बीच की दूरी देखिए, x1 y1 z1 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे हम अंतरिक्ष बिंदु की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे अंतरिक्ष में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए x1 y1 z1, क्योंकि यहाँ पे तीन अक्ष बनेंगे x y z, तो इसीलिए यहाँ पे x1 y1 z1 है। तो देखिए, अगर हम दो बिंदु, एक P है जो हमारा x1 y1 z1 है, और दूसरा क्यों है जो x2 y2 z2 है, तो इनके बीच की अगर हम दूरी ज्ञात करेंगे, तो हमारा जो फार्मूला होगा ना दोस्तों, वो होगा हमारा PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे अंडर क्या होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। जैसे हमारा फार्मूला दो बिंदु के बीच की दूरी का होता था, जब हमारा क्या कहते हैं, मतलब दो बिंदु के बीच में, और हमारा क्या होता था, एक्स वाई जेड तल ना होकर के केवल एक्स वाई जेड अक्ष ना होकर के केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता था, तो हमारा क्या होता था, x - x1 का होल स्क्वायर पता ही होगा, और प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से होता था। तो इसी प्रकार से ये भी फार्मूला है, केवल यहाँ पे क्या है कि x2 - x1 से, यानी कि x2 में से x1 घटा दे रहे हैं, फिर इनका स्क्वायर कर दे रहे हैं, फिर y2 में से y1 घटा दे रहे हैं, फिर इनका स्क्वायर कर दे रहे हैं, फिर z2 में से z1 घटा दे रहे हैं, फिर इनका स्क्वायर कर दे रहे हैं, और रूट पूरे पे लगा दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच का जो फार्मूला हो जाएगा, PQ बराबर हमारा ये हो जाएगा। और एग्ज़ाम में कोई पूछ लेता है कि दो बिंदुओं के बीच का फार्मूला क्या होता है, तो ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना होगा। तो अगर आपको जब चीज़ें पता होंगी कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तभी आप कर पाएंगे। तो इसीलिए इन फार्मूलोज़ को आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, और इन पर कुछ बेस सवालों को अगली वीडियो में बताएंगे। बाकी देखते हैं क्वेश्चन इसका जो फार्मूला नंबर 2 क्या है, कि
यदि बिंदु P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है, यानी कि बिंदु P और Q को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है, तब हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो देखिए निर्देशांक जो हमारे हो जाएंगे x बराबर हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n हो जाएगा। कौन सा, x वाला हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे y की बात करें तो m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n हो जाएगा। अब अगर z की बात करें तो m z2 प्लस n z1 बटे m प्लस 1। तो x निर्देशांक, y निर्देशांक, z निर्देशांक तीनों किस प्रकार से निकाले जाएंगे, इन्हीं फार्मूले के आधार पर निकाले जाएंगे कि दो बिंदु दे दिया जाएगा और कोई बिंदु क्यों दे दिया जाएगा और अनुपाते दे दिया जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा कि x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस 1। देखिए x वाले में केवल x वाला टर्म है x2 x1 और एक के साथ m है, दूसरे के साथ n है और बटे में m प्लस n है। तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। दूसरे में क्या है कि y2 है और m के साथ y2 है और n के साथ क्या है y1 है और नीचे क्या है m प्लस 1 है और z के साथ m है और z1 के साथ n है और नीचे m प्लस n है। तो इस प्रकार से आप इन फार्मूलों को याद कर सकते हैं। और देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, कह देगा कि दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु के यदि m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है तो उनके निर्देशांक होंगे। तो ऑप्शन इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना होगा। तो इसीलिए फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और अगर यहाँ पे हम बात करें अंतः विभाजन की, हमने बात की यहाँ पे, तो हमारा ये हो गया। अब अगर यहाँ पे भाग विभाजन की बात करेंगे, भाग विभाजन तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ऊपर वाले देखिए यहाँ पे प्लस था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। जब यहाँ पे भाग विभाजन की बात हो जाएगी, भाग विभाजन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे प्लस था हर जगह पे ऊपर वाले टर्म में, वहाँ पे हर जगह पे माइनस हो जाएगा और सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। और तो इस प्रकार से हमारा निर्देशांक x y z माइनस वाले में हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या है कि यदि बिंदु आर रेखा PQ को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करे तो r के निर्देशांक बदलें। देखिए यदि बिंदु r से रेखा PQ को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करे तो r के निर्देशांक होंगे। तो x बराबर है लैम्डा x2 प्लस x1। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करा, यानी कि m का मान है और n का मान है। m जो है लैम्डा जो m का मान है और 1 जो है n का मान है। तो अब देखिए अगर हम, आपको वही फार्मूला याद है, थोड़ा सा देख लीजिए कि आपने अगर ये फार्मूला याद कर रखा है ये वाला, तो देखिए m की जगह पे क्या है, केवल लैम्डा आ गया है, x2 ऐसे ही है और इनकी जगह पे केवल 1 आ गया है। तो मतलब 1 का अगर गुणा करेंगे तो x1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे m n लैम्डा और 1 जो है m n ही है, केवल क्या हुआ है कि यहाँ पे मान रख दिया गया है, यानी कि m n की जगह पे इस यहाँ पे मान नहीं रखा गया है, यहाँ पे केवल लैम्डा का मान रख दिया गया m की जगह पे और n की जगह पे 1 रख दिया गया है। तो हमारा फार्मूला जो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या हो गया है हमारा, देखिए कि लैम्डा x2 प्लस x1 बटे लैम्डा प्लस 1 और y बराबर हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस y1 बटे लैम्डा प्लस 1 और z बराबर हो जाएगा लैम्डा z2 प्लस z1 बटे लैम्डा प्लस 1। तो इस प्रकार से हमारा जो फार्मूला हो जाएगा किसका, जब लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में यदि बिंदु r रेखा है जो PQ को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करेगी तो निर्देशांक हमारे ये हो जाएंगे। अच्छा अगर हम ये बात करें थोड़ा सा, देखिए यदि लैम्डा हमारा पॉजिटिव हो तो रेखा अंतः विभाजन करेगी, यानी इस लैम्डा का जो मान है पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रेखा अंतः विभाजित करेगी। और यहीं अगर लैम्डा का मान नेगेटिव होगा ना तो दोस्तों रेखा भाग विभाजन करेगी। तो इसे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो एग्ज़ाम में देखिए पूछ भी सकता है कि यदि मान लीजिए कोई आर रेखा PQ लैम्डा अनुपात इनके अनुपात में विभाजित करती है, तो लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो रेखा का कौन सा विभाजन होगा, अंतः होगा या फिर बाह होगा। तो इस प्रकार से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की फार्मूला नंबर 3 की तरफ ही देखते हैं। देखिए क्या है कि यदि बिंदु P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि देखिए बिंदु P और Q को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही इजी चीज़ है। क्या करना है, x1 और x2 को जोड़ देना है, फिर 2 से भाग दे देना है। फिर y1 y2 को जोड़ देना है, यहाँ पे देखिए फिर 2 से भाग देना है।
फिर Z1 Z2 को जोड़ना है, फिर 2 से भाग देना है। तो इस प्रकार से आप निर्देशांक दो बिंदुओं के बीच का निकाल सकते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें, आगे देखिए क्या लिखा है फार्मूला नंबर 4 कि किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जिसके शीर्ष x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 हैं, तो अब के त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताना है। तो मतलब यहाँ पे यह है कि मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हमारा एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। तो इनके बीच के जो निर्देशांक होंगे, त्रिभुज के केंद्रक जो होंगे, यहाँ पे केंद्र मान लीजिए जो होता है यहाँ पे, तो त्रिभुज का जो केंद्रक होगा ना, तो उनका निर्देशांक आपको बताना है। ठीक है, जब ऐसा सवाल आएगा ना, या फिर मान लीजिए ऐसा फार्मूला आएगा, तो आपको x1 x2 x3 तीनों को जोड़ करके, सारे x वाले टर्म को x1 x2 x3 जो भी हैं इनको जोड़ करके 3 से भाग देना है। फिर y वाले टर्म को जोड़ देना, सारे को y1 y2 y3 और z वाले टर्म को जोड़ देना है, z1 z2 प्लस z3 y3। तो इस प्रकार से आपको तीन बिंदुओं के मध्य मतलब त्रिभुज के केंद्रक के तीन निर्देशांक अगर दिए गए हैं, शीर्ष के जो मान दिए गए हैं, और अगर केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे निर्देशांक का फार्मूला जो हमारा होगा ये होगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, हमारा जो है सूत्र नंबर 5 है। तो देखिए फार्मूला नंबर 5 क्या है कि द्विकोज्या ज्ञात करना। अब देखिए द्विकोज्या ज्ञात करना, तो फार्मूला पहला जो हो जाएगा, यदि कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष तथा z अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। कोई रेखा है x अक्ष y अक्ष और z अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है। तो अब जब कोण बना रही है तो क्या हो जाएगा, L बराबर हमारा जो द्विकोज्या हो जाएगा, L बराबर कॉस अल्फा हो जाएगा, N बराबर कॉस गामा होता है और M बराबर कॉस बीटा होता है। तो ये वाला फार्मूला अभी आपको याद होना चाहिए कि L बराबर कॉस अल्फा होता है, M बराबर कॉस गामा होता है, N बराबर कॉस गामा होता है और M बराबर क्या होता है, कॉस बीटा होता है। तो बाकी बढ़ते हैं इसके फार्मूला नंबर 5 के 2 की तरफ। देखिए क्या है कि यदि यल एम एन किसी रेखा के द्विकोज्याएँ हैं, यदि एल एम एन किसी रेखा के द्विकोज्याएँ हैं, तो हमारा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है बराबर 1 की होता है। और जहाँ पे एल जो होता है कॉस अल्फा होता है, एम कॉस बीटा होता है, एन कॉस गामा होता है। तो यहाँ पे इसको भी आप समझ लीजिए, ये भी फार्मूला अच्छा है कि एल एम एन यदि किसी रेखा के द्विकोज्याएँ हो तो फार्मूला होगा, तो ये वाला फार्मूला होगा। और बाकी बढ़ते हैं कुछ इसके जो तीसरे की तरफ। देखिए क्या है कि x अक्ष की द्विकोज्या क्या होती है। अब देखिए x अक्ष की द्विकोज्या की बात किया है, तो यहाँ पे x अक्ष का पूछा है, तो मतलब x वाला 1 हो जाएगा और सारे टर्म 0 हो जाएंगे। अगर यहीं पे y अक्ष की बात करेगा तो y वाला 1 हो जाएगा और सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर z अक्ष की बात करेगा तो z वाला 1 हो जाएगा और सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से x y z अक्ष की द्विकोज्या को आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला नंबर आई भी क्या है कि यदि पी क्यू की द्विकोज्याएँ एल एम एन हैं, तो ओ पी और क्यू पी की पी क्यू की द्विकोज्या एल एम एन है, तो क्यू पी की बताना है। पी क्यू की तो दी गई है, तो अगर क्यू पी की बताना है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस एल माइनस एम माइनस एन। मतलब पी क्यू है तो एल एम एन है, अगर क्यू पहले आ गया पी बाद में आ गया तो हमारा माइनस चिन्ह लग जाता है, माइनस का एल माइनस का एम माइनस का एन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को भी आप समझ सकते हैं। और बाकी देखते हैं फार्मूला नंबर 6 क्या है कि द्विक अनुपात वाला है। तो देखिए द्विक अनुपात का फार्मूला कैसे होता है। यदि एल एम एन सरल रेखा की द्विकोज्याएँ हो तो कोई दी संख्या ए बी सी जो समानुपाती हो तो उस सरल रेखा के द्विक अनुपात कहे जाते हैं। देखिए एल एम एन सरल रेखा की द्विकोज्या हो और कोई तीन संख्या ए बी सी जो समानुपाती हो उस सरल रेखा के, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विक अनुपात कहे जाते हैं। ऐसे एल बाई ए, एम बाई ए, एन बाई सी हमारे द्विक अनुपात हैं। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2 वाला क्या है कि बिंदु ए x1 y1 z1 तथा बिंदु बी x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात हैं। तो देखिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अगर द्विक अनुपात आपको ज्ञात करना, कुछ नहीं करना है, x2 में से x1 घटा देना है, तो पहला यानी कि a बराबर मान आ जाएगा, पहला द्विक अनुपात आ जाएगा। फिर y2 में से y1 घटा देना है, दूसरा वाला आ जाएगा। तो और देखिए यहाँ पे कि और अगर यहाँ पे Z2 में से Z1 घटा देंगे, तीसरा वाला द्विक अनुपात आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन फार्मूलों को समझ सकते हैं। तो बाकी बढ़ते हैं इसके दूसरे की तरफ। देखिए क्या है कि द्विक अनुपात के पदों में द्विकोज्या, द्विक अनुपात के पदों में द्विकोज्या होती है। तो आप देखिए एल बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 बटे ए बी, और m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे ए बी, और z बराबर होता है
Z2 माइनस Z1 बटे AB। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए x2 जो x2 माइनस x1 होता है ये A होता है, और ये B होता है y2 माइनस 1, और ये C होता है। तो इसको अब अगर हम A बाई B लिख दें या फिर C बाई A लिख दें, B बाई AB लिख दें और C बाई AB लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे अगर AB की बात करें तो हमारा AB होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो ये जो होता है हमारा फार्मूला होता है, मतलब एक टाइप से दूरी का। तो मतलब हम कहने का यहाँ पे AB जो होता है दूरी होता है के हिसाब से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गए होंगे सारी चीज़ें। तो बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ, और कोई अगर प्रॉब्लम हो रही तो बताइए भी कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करते चलें। देखिए रेखाओं के बीच का कोण, तो देखिए यदि रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, जैसे यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तथा उनकी दिक्भुजाएँ L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हो और उनके बीच का कोण थीटा है, तो कोण क्या हो जाएगा। तो देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाएगा। तो यही फार्मूला होता है, यदि द्विभुजा दी गई हो और उनके बीच का कोण थीटा दिया गया हो या फिर ज्ञात करना हो तो हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आप आसानी से याद कर लेते हैं। तो बाकी बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन फार्मूले की तरफ। देखिए जब रेखाएं समांतर होंगी तब, अब देखिए अब जब यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि हमने कोण तो ज्ञात कर लिया, फार्मूला तो ज्ञात कर लिया। अब जब यहाँ पे रेखाएं समांतर होंगी तो L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 और N बटे N2 होता है, जब रेखाएं क्या होती है समांतर होती हैं। तो देखिए ये कभी कभी ये ज़्यादा पूछ लेता है कि द्विभुजाओं की रेखाएं जब समांतर होंगी तो हमारा फार्मूला क्या होगा। तो L1 बटे L2 हो जाएगा, M1 बटे M2 हो जाएगा, यानी कि L1 बटे L2 को भाग देना है, फिर M1 बटे M2 को भाग देना है, N1 बटे N2 को भाग देना है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, जब जब रेखाएं समांतर होगी तब ये फार्मूला होता है। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन इसके बी की तरफ। क्या है कि रेखाएं लंब होंगी, तो देखिए रेखाएं जब लंब होंगी तो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होता है। क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होता है। तो जब यहाँ पे लंब की बात कही जाएगी तो ये होगा। तो बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए क्या है कि यदि रेखाओं के द्विक अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हो तो अब इनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए जब द्विक अनुपात दिए गए होते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो जो कोण होता है cos थीटा बराबर A1 गुणे A2 प्लस B1 गुणे B2 प्लस C1 गुणे C2 अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो ये फार्मूले देखिए बहुत ही ईजी होते हैं याद करना। देखिए A1 है तो A1 का A2 से गुणा कराओ, फिर B1 का B2 से कराओ, C1 का C2 से कराओ ऊपर वाले में। नीचे वाले में क्या करना है, A1 B1 C1 का होल स्क्वायर कर देना है, अंडर रूट लगा देना है, जोड़ देना है। फिर A2 B2 C2 का होल स्क्वायर कर देना है, जोड़ देना है, अंडर रूट लगा देना है, बस। तो ऐसे फार्मूले आप याद कर लीजिए। बाकी देखिए इसमें कुछ कंडीशन बनेंगी कि जब रेखाएँ समांतर होंगी तब क्या होगा। तो A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 होता है। और यदि यहीं पे अगर बात करें जब रेखाएं लंब होगी तब क्या होगा, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है। तो जब यहाँ पे रेखाएं लंब होगी तो ये होगा, और जब समांतर होंगी तो ये बनेगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जितने फार्मूले मैंने बताए थे सारे फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो पूछ लेगा कि जब द्विक अनुपात दिए गए हैं रेखा के तब रेखाएं परस्पर होती हैं तो लंब होती हैं, या फिर पूछ लेगा कि एक कंडीशन ऐसे दे देगा और ऑप्शन देगा कि रेखाएं लंब है या फिर समांतर हैं या फिर असमांतर हैं। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तभी तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा तो हमने बताया। और बाकी अगली वीडियो में इसके आपको क्वेश्चन बताएंगे। केवल आपको इसमें 10 क्वेश्चन बताएंगे, और इन अगर 10 क्वेश्चन को लगा लेते हो ना तो एग्ज़ाम में आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन्हीं से। तो और देखिए यहाँ से जो बताए हैं तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, और ये तो आपको तैयार करना ही है, क्योंकि अगर इसके सवाल को लगाना है तो इसके फार्मूलों को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बगैर फार्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको आप अच्छे से याद करिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी किया करें। और बाकी देखिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और यदि आप पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, सारी वीडियो मैंने बना रखी है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।